अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है रेवेन्यू का IFRS 15। ये एग्जामिनर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेवरेट, जिसे हम कहते हैं ना, जो ज़्यादातर जो बहुत ही उसका पसंदीदा टॉपिक है वो ये टॉपिक है एग्जामिनर का। एग्जामिनर हर एग्ज़ाम में जो है इससे सवाल बनाता ही बनाता है, और ICAP ने अपनी गाइडलाइंस में भी बताया है कि वो IFRS 15 जो है यानी रेवेन्यू जो है उसमें से मस्ट सवाल बनाएगा। तो इस टॉपिक को हमने ज़्यादा जो है फोकस करना है, कंसंट्रेशन। वैसे तो हमने हर टॉपिक को फुल फोकस और कंसंट्रेशन देनी है, मगर ये टॉपिक कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि जो है ना हमें पास करवाने में बहुत मदद दे देते हैं, जिसमें हमें एफर्ट्स इतनी नहीं लगानी पड़ती मगर हम इजीली पास हो जाते हैं। ये उन टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। ज़्यादातर ये वो टॉपिक है IFRS 15 जो बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, मगर आज हम स्मार्ट स्टडी करेंगे और उससे हम देखेंगे कि IFRS 15 को बहुत ही ईजी से हम कैसे हैंडल करते हैं। चलिए, आज जो हम IFRS 15 में करेंगे, हम उसके 5 स्टेप्स जो है उसे देखेंगे। 5 स्टेप में से भी वो सवाल बना लेता है, तो हम ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे जो कि एग्जामिनर जो है टेस्ट करे और हमें आए ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IFRS 15 जो है उसके 5 स्टेप है। पहला स्टेप ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे कि दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या नहीं। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा तो 5 स्टेप जो है ये यहाँ फेल हो जाएंगे। यहाँ पे जो रेवेन्यू हम रिकॉर्ड कर ही नहीं सकेंगे। रेवेन्यू का जो स्टैंडर्ड है IFRS 15 वो मैट ही नहीं होगा उसका क्राइटेरिया। ठीक है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी के बीच में होगी तो हम बोलेंगे हाँ जी ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। स्टेप 2, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इसे हम समझते हैं इस तरह से कि ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि हमने जो है एक चीज़ बेची है, अगर हम उसे अलग कॉन्ट्रैक्ट के अलावा बेचते तो हम कितने की बेचते। अभी मजीद हम इस पर डिटेल में बात करते हैं आगे। बस अभी एक ओवरव्यू ले लेते हैं इन 5 स्टेप के बारे में, फिर हम आगे डिटेल में इन पर बात करेंगे। पहला क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ। दूसरा सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। स्टेप 2 है सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। हमने ये देखना है कि हम अगर कॉन्ट्रैक्ट के अलावा ये परफॉर्मेंस देते तो हम इसकी ऑब्लिगेशन क्या होती। स्टेप 3, इसकी ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है। ठीक है, और स्टेप 4 हम उस ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करेंगे। फिर एलोकेट कैसे करेंगे इसका मेथड भी हम आगे अब एक्सप्लेनेशन में देख रहे हैं। और स्टेप 5 हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज हमने किया है या नहीं, या कब करेंगे हम। ये 5 स्टेप जो है ना, ये IFRS 15 के 5 स्टेप इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी लेस इंपॉर्टेंट नहीं, मगर ये एक अच्छी बेसिक्स है IFRS 15 की। 5 स्टेप क्या है मेरे साथ आप सब रिवाइज करेंगे। पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा स्टेप क्या है? सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तीसरा स्टेप क्या है? ट्रांजैक्शन प्राइस। चौथा स्टेप क्या है? एलोकेट ट्रांजैक्शन प्राइस। और 5वां स्टेप रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू। इन 5 स्टेप को हमने याद कर लेना। सही है, अब आ जाते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन पर। पहला स्टेप जैसे हमने कहा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से मतलब क्या? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से मतलब ये है कि जैसे कि हम सर्विस भी देते हैं और हमने एक मशीन सेल कर देना। लेट्स सपोज मैंने एक मशीन सेल कर दी जिसकी जो है कॉस्ट मेरे पे पड़ी थी वो 2 लाख की थी। ठीक है, मैं 2 लाख रुपए एक मशीन बेच रहा हूँ। ठीक, अब अगले की कॉस्ट कितनी हुई? 200,000। हालांकि मेरी सेलिंग प्राइस 200,000 है। मैंने एक पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। मैंने उसे कहा कि मैं आपको मशीन दूंगा और 1 साल जो है ना फ्री में इसकी सर्विसेज भी दूंगा, और मैं आपसे 2 लाख रुपए लूंगा इसके। अब जो है हम ये देखेंगे जी क्या अगले, मैंने उसको एक ऑफर दी, उसने ऑफर एक्सेप्ट कर ली। ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एग्रीमेंट हुआ। हमने ये पहचान लिया कि जी 2 पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दोनों पार्टी एग्री करती हैं, दोनों पार्टी ने जो है एसेट जो है वो एक्वायर कर लिया है, अगली पार्टी ने, उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये एग्रीमेंट हो गया। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने देख ली। अगर मैं उसको कहता कि जी मशीन है, इसको हम 1 साल की सर्विस भी देते हैं और 2 लाख रुपए आप दो, और वो मना कर देता, वो कहता कि जी भाई मुझे नहीं चाहिए। जब वो मना कर देता तो हमने कहा जी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, ऑफरी ने जो है ऑफर एक्सेप्ट नहीं की, तो यानी क्या हुआ?
कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे ही हम खत्म कर देंगे IFR 15। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, रेवेन्यू रिकॉर्ड कैसे करेंगे हम, बात खत्म होगी। पर हम आगे चलते हैं कि जी हमारे कॉन्ट्रैक्ट बीच में हो गया, हमने कहा 1 साल के हम सर्विसेज देंगे और मशीन भी हम देंगे आपको, और उसकी हम आपसे प्राइस लेंगे कितनी, 200,000। ठीक, ये स्टेप 1 यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब हम चलते स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 क्या था, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। स्टेप 2 में हम ये देखेंगे कि अगर एक मशीन और सर्विस हम दोनों दे रहे हैं, हम दोनों की प्राइस एक साथ ले रहे हैं ना, हम अलग अलग तो नहीं बेच रहे हैं। अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा इस चीज को बेचते, खाली मशीन को सिर्फ मशीन हम देते हैं, तो उसकी हम प्राइस कितनी लेते हैं। हमने देखा कि अगर हम सिर्फ मशीन अगर बेचते इस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा, हम उसके 1.5 लाख रुपए लेते हैं, यानी 150,000 हम उसके लेते हैं सिर्फ मशीन के। अगर हम सिर्फ मशीन बेचते हैं तो हम सर्विस नहीं देते, और अगर हम पूरे साल की एक सर्विस देते हैं तो हम उसके लेते हैं 100,000, यानी 1 लाख रुपए हम उसके सिर्फ सर्विसेज के लेते हैं। यानी अगर हम सर्विसेज भी अलग दें, मशीन भी अलग दें, तो दोनों का टोटल जो बनता है वो 250,000 बनता है, यानी 2,50,000 रुपए दोनों के अलग अलग बनते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में हमारी कितनी अमाउंट है, 2 लाख रुपए। यानी कि अगर हम सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन करते तो हम 2.5 लाख की चीज देते, मगर हम कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट की वजह से हम वो 2.5 लाख की चीज 2 लाख में दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टेप 2 में हमने सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। एग्जाम में ज्यादातर वो कभी कभी कहते हैं कि जी एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हमें निकाल के बता दो। तो इस तरह से हम सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हम निकालेंगे। मैं एक और दफा रिपीट कर दूं, किससे हम निकालेंगे, हम देखेंगे अगर सिर्फ मशीन है तो उसे हम, अगर हम सिर्फ मशीन को बेचते हैं तो हम उसकी कितनी प्राइस लेते हैं। हमने देख ली कि 150 हम लेते हैं अगर सिर्फ मशीन बेचते हैं, और अगर सिर्फ हम पूरे 1 साल की सर्विसेज देते हैं तो हम पूरे 1 साल की सर्विसेज 100 में हम देते हैं। तो दोनों का टोटल किया तो 250 आया, जो कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट में हम जो सेलिंग प्राइस दे रहे हैं वो 200 है, उससे ज्यादा है। स्टेप 3, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप सबको समझ आ रही है। स्टेप 3 में अब हम आएंगे ट्रांजैक्शन प्राइस। हम कहेंगे कि ट्रांजैक्शन प्राइस क्या, ट्रांजैक्शन प्राइस होती क्या, पहले यह हम समझे। ट्रांजैक्शन प्राइस वो प्राइस होती है जो हम कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में हम कह चुके हैं कि ये प्राइस होगी, यानी कि हम इस सर्विसेज या एसेट के बदले में वो हमें कितनी अमाउंट देगा, उसे ट्रांजैक्शन प्राइस कहते हैं। जैसे कि अब हम ये देख रहे हैं ऊपर, हमने ऊपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने ये देखा था कि सर्विसेज और मशीन दोनों को मिलाकर जो उसकी हमें अमाउंट दे रहा है वो 200,000 है, यानी 2 लाख रुपए है। तो इसकी ट्रांजैक्शन प्राइस हम कहेंगे कि ये 2 लाख रुपए होगी। क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में हमने एग्रीमेंट कर लिया कि जी इसकी प्राइस 2 लाख रुपए है, हम सर्विसेज भी आपको 1 साल की देंगे और मशीन भी देंगे, हम आपसे 2 लाख रुपए लेंगे। तो इसका मतलब ये कि इसकी इस कॉन्ट्रैक्ट इस एग्रीमेंट के तहत इसकी ट्रांजैक्शन प्राइस 200,000 है। ठीक है, ट्रांजैक्शन प्राइस भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं स्टेप 4 की तरफ। अब स्टेप 4 कहते हैं आप इस ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट कर दो। एलोकेट हम कैसे करेंगे, हम एलोकेट करेंगे सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के मदद से। अब ये बात बड़ी गौर से समझना, हमने सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैसे की थी। हमने कहा अगर हम मशीन देते तो 1.5 लाख की मशीन जाती, अगर हम सर्विसेज देते तो 1 लाख की जाती, तो दोनों का हमने कहा कि टोटल जो है 250 आता है। ठीक है, अब हमने कहा कि जी ये इसी तरह हमने कहा कि मशीन 1.5 लाख की हम देते हैं अलग अलग, 100 की जो है हम सर्विसेज देते हैं, तो टोटल हमारे पास जो आता है वो 2.5 लाख रुपए आते हैं। हमने कहा इसमें से सर्विसेज कितनी परसेंट है, ये 2.5 लाख रुपए जो हम ले रहे हैं इसमें से सर्विसेज की कितनी परसेंटेज बनती है। हमने परसेंटेज निकाली, परसेंटेज कैसे निकालते हैं जी, हमने कहा जितनी की हमें पता करनी है 100, लेट्स सपोज 100 हमारी की है, तो 250 को डिवाइड करूंगा, टोटल को मल्टीप्लाई कर दूंगा उसको 100 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 40%। मुझे वो कहेगा कि जी ये 250 में जो सर्विसेज आप जो चार्ज कर रहे हो वो उसके 40% अमाउंट है, और 60% अमाउंट जो है वो मशीन के है। यानी ये अगर मैं कहता हूँ लेट्स सपोज ये मेरे पास 100% टोटल इसका है, तो 100% में से 40% तो सर्विसेज के, ऑब्वियसली बात है 60% मशीन के मैं चार्ज कर रहा हूँ। अब इसे मैं एलोकेट कैसे करूंगा, मेरी टोटल प्राइस में कितनी ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी थी, 200,000 थी मेरी ट्रांजैक्शन प्राइस, 2 लाख रुपए ट्रांजैक्शन प्राइस थी, उसमें से 40% जो है मैं कहूँगा मेरी सर्विसेज के मैं ले रहा हूँ, और 60% जो है मैं मशीन के ले रहा हूँ। तो 60% जब मैं मशीन के ले रहा हूँ तो मशीन 60% 120 हुई, मैं
2 लाख का जो 60% दूंगा तो 120 है। मैंने कहा ये मशीन की है, मशीन की प्राइस हुई सेलिंग प्राइस, और जो है सर्विसेज की 80,000। समझ में आ रही है ना? ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसका फिर से देखें। हमने क्या किया कि हमने क्या एलोकेट ट्रांजैक्शन प्राइस हम करेंगे सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की मदद से। कैसे कि जी अगर हम मशीन को अलग बेचते हैं तो हम 1.5 लाख रुपए लेते हैं, सर्विसेज हम पूरे साल की देते हैं तो अलग से हम 1 लाख रुपए लेते हैं, टोटल हम इन दोनों का जो लेते हैं वो हम लेते हैं 2.5 लाख रुपए। इस 2.5 लाख रुपए में से सर्विसेज के कितने परसेंट हमने अमाउंट ली है, प्राइस है, और मशीन की कितनी, हमने परसेंटेज का फार्मूला लगा के हमने उनकी परसेंटेज निकाल ली, 60-40 आ गई। मैंने कहा कि जी जो मेरी ट्रांजेक्शन प्राइस है, जो कॉन्ट्रैक्ट की मेरी प्राइस है, जो एग्रीमेंट की प्राइस है मेरी, वो है 200,000। उसमें से सर्विसेज की कितनी अमाउंट है और मशीन की कितनी अमाउंट है। मैंने कहा इसमें सर्विसेज की प्राइस मेरे 40% होगी और मशीन की प्राइस मेरी 60% होगी इस 200,000 में, यानी ट्रांजेक्शन प्राइस में। तो 40% और 60% मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, अपने ट्रांजेक्शन प्राइस है, तो मेरे पास मशीन की भी प्राइस आ गई, सर्विसेज की प्राइस भी आ गई। 120 मशीन की होगी, 80 सर्विसेज की होगी। तो ये मैंने एलोकेट कर दी अपनी ट्रांजैक्शन प्राइस को अलग अलग। इस वर्ड एलोकेशन का मतलब भी यही है कि मैं अपनी ट्रांजैक्शन प्राइस को अलग अलग दो चीजों में बांट के बता रहा हूं कि जी एक चीज की मेरी इतनी अमाउंट है, दूसरी चीज की इतनी अमाउंट है। क्लियर है? अब जो पांचवा पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है रेवेन्यू रिकॉर्ड करना। रेवेन्यू रिकॉर्ड करना, रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं। एक तरीका पॉइंट इन टाइम, दूसरा तरीका ओवर द टाइम। भाई अब ये क्या बात हुई, हम तो पढ़ के आएंगे जी रेवेन्यू, जी हमने सेल की है 100 रुपए की, 100 रुपए की सेल हुई है तो हमने लिख दिया 100 रुपए की सेल हुई है, हमने तो ये पढ़ा अब तक। ये क्या नई चीज आगे जी, रेवेन्यू दो तरह के होते हैं, पॉइंट इन टाइम, ओवर द टाइम। अब बड़े गौर से सुनना, हमने एक मशीन से कॉन्टेक्ट किया था, मशीन में दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। ये एग्जांपल हम लेके चलते हैं ना, 2 लाख रुपए की हमने ट्रांजैक्शन प्राइस थी, हमारी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस थी 2 लाख रुपए। हमने अब तक देखा कि 2 लाख रुपए जो है उसकी ट्रांजैक्शन प्राइस है। 2 लाख रुपए में से हमने भी एलोकेट उसकी जब की, हमने हमें पता चला कि एक बीज जो है मशीन के ले रहे, 80,000 जो है हम सर्विसेज के ले रहे हैं। सही। अब मशीन जो है हमने डिलीवर कर दी, जैसे ही हम मशीन डिलीवर कर दी हमने, हम कहेंगे कि जी मशीन हमने डिलीवर कर दी, हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। क्यों? अब वो उसका एसेट हो गया, हमने उसको दे दी, तो हम उससे अब पैसे मांग सकते हैं, वो अब हमारा रिसीवेबल बन गया। अगर उससे कैश दे दिया तो हम कैश लिखेंगे, अगर नहीं दिया तो हम अपना रिसीवेबल बनाएंगे। हम रिसीवेबल या कैश या बैंक को डेबिट देंगे और क्रेडिट किस चीज को देंगे, हम रेवेन्यू को। हम कहेंगे जी हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। और रेवेन्यू कितने से रिकॉग्नाइज हुआ, ये अब सवाल उठता है। हमने तो ये देख लिया रेवेन्यू बन गया हमारा, हमने डिलीवरी की, हम पढ़े क्या है, जब भी हम डिलीवरी करते हैं हम सेल्स रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। सवाल उठा कितने पर, 2 लाख पर रेवेन्यू करेंगे या 120 पर। ये पॉइंट बड़े गौर से सुनना। मैंने क्या कहा, हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया, मगर करेंगे कितने में, 2 लाख पर या 120 पर। यहाँ पे हम देखेंगे कि जी पॉइंट इन टाइम और ओवर द टाइम। अब ये बात आपको समझ आएगी। पॉइंट इन टाइम का मतलब क्या है, ये सोचे, ये जो पॉइंट इन टाइम लिखा हुआ है इसका मतलब है कि जी जैसे ही मैंने एक चीज दी वो उसकी ऑब्लिगेशन होगी, मेरी ऑब्लिगेशन नहीं है। मेरे पास कोई इसका जो है एग्रीमेंट के तहत नहीं लिखा, कोई कंडीशन ऐसी नहीं है कि जी एसेट देने के बाद भी मेरे पे कोई कंडीशन लागू हो या मैं जिम्मेदार हूँ। मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ, एसेट आपका है, जिम्मेदारी आपकी, आप एसेट ले गए हो ना, अब आप एसेट के साथ जो करो आपकी चीज है, मेरा वास्ता ही नहीं है। ठीक है। पॉइंट इन टाइम, जैसे ही आपने चीज दी आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया, आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया। जैसे मैंने डिलीवरी दी मशीन की डिलीवरी मैंने दे दी, कस्टमर मुझसे ले गया, मैं अपना रेवेन्यू लिख दूंगा, वो होता है पॉइंट इन टाइम। अब ओवर द पॉइंट टाइम क्या होता है, पॉइंट ओवर द टाइम का मतलब यह होता है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। इसकी एग्जांपल हम कैसे समझते हैं, इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं। हम एक घर रेंट पे लेते हैं, एक प्रॉपर्टी हमने रेंट पे ली, हम उसका किराया कैसे देते हैं, मंथली रेंट देते हैं। ठीक है। कुछ लोग होते हैं भाई जो
अमीर होते हैं वो तो साल का भी दे देते हैं, हम उनकी बात नहीं करते, हम नॉर्मल जनरली बात करते हैं। हम जो है मंथली रेंट देते हैं, 100 रुपये एक महीने का रेंट है, 12 महीने का 1,20,000 रुपया रेंट बनता है, ठीक है, ज़्यादा बता दिया, चलो 1200 रुपया महीने का रेंट बनता है, ठीक है। एक महीने का 100 रुपया तो 12 महीनों का 1200 रुपया उसका रेंट बन गया। अब 1200 रुपये में अब डायरेक्ट तो रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा जी मेरे पूरे साल का जो रेवेन्यू है 1200 का है, मैं साल के शुरू में लिख दूं जी 1200 का रेवेन्यू मैंने रिकॉर्ड कर लिया। हाँ, जो मेरा मालिक है ना, जिसने मुझे अकाउंटेंट रखा है, वो मुझे मारेगा, वो मुझे चपेटे मारेगा, मुझे बोलेगा भाई ये तुमने कैसे लिख दिया, ये तो रेवेन्यू अब तक हमें पैसे मिले ही नहीं, तो तुमने हमारी सेल कैसे बढ़ा दी, तुमने रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड किया, तुमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कैसे किया, ये पॉइंट इन टाइम नहीं है, ये पॉइंट ओवर द टाइम है। मेरी बात गौर से समझो, सुनना। उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये तुमने सेल कैसे बढ़ाई, तुमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कैसे किया, तुमने रेवेन्यू रिकॉर्ड कैसे किया, ये एसेट जो तुमने रेवेन्यू बढ़ाया है, ये रेंट जो था ये पॉइंट इन टाइम रेवेन्यू नहीं था, ये पॉइंट ओवर द टाइम था, हर महीने में 100 करके मिलने थे। अब समझ में आई, हर महीने हमें 100 करके मिलने थे, तो फिर साल का ये 1200 बनना था। हम हर महीने लिखेंगे, महीना हुआ हम लिखेंगे 100 का रेवेन्यू हुआ, महीना हुआ हम लिखेंगे 100 का रेवेन्यू हुआ, महीना हुआ हम लिखेंगे 100 का रेवेन्यू हुआ। इस मेथड को, इस हर महीने के रेंट को रिकॉर्ड करने के मेथड को हम कहते हैं पॉइंट ओवर द टाइम। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे पॉइंट ओवर द टाइम। बात समझ में आ रही है? पॉइंट इन टाइम मतलब उसी टाइम हमने चीज दी, एक मेरे पास सेलफोन है, सेलफोन आया, उसने मुझे पैसे, उसने जो है मुझे कहा मैं कल पैसे दूंगा, मैंने सेलफोन दिया, मैं बोलूंगा जी मेरा रेवेन्यू बढ़ गया, मेरे से एसेट बिक गया, मैं अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दूंगा, हो गया पॉइंट इन टाइम। पॉइंट ओवर द टाइम मुझसे जो है घर रेंट पे लेता है, वो कहता है जी हर महीने में इतना किराया दूंगा, साल का मेरे पास 1200 बनता है, हर महीने का 100 रुपया बनता है, तो हर महीने का जब 100 रुपया बनता है मेरे पास रेवेन्यू, मैं हर महीने जो है 100 का रेवेन्यू लिखूंगा, और एट द ईयर एंड पे जब मेरा ईयर एंड हो जाएगा मैं फिर लिखूंगा कि इस पूरे साल में ड्यूरिंग द ईयर मेरा रेवेन्यू 1200 से बढ़ गया ड्यू टू प्रॉपर्टी रेंट। तो ये मेरा पास जो रेवेन्यू रिकॉर्ड हुआ पॉइंट ओवर द टाइम पे रिकॉर्ड हुआ। अब हमने ये देख लिया कि जी रेवेन्यू रिकॉर्ड कैसे करते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के 2 मेथड होते हैं। इस एग्जांपल में जो मशीन मैंने दी 1.20 की, उसको जब मैंने उसकी एंट्री की रिसीवेबल डेबिट और मशीन क्रेडिट, मैंने अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया कितने से, 1.20 से। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि 200 से क्यों नहीं किया। क्यों 200 से नहीं किया मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि 80,000 की सर्विसेज थी जो कि उसने पहले दिन डिलीवरी के टाइम नहीं ली। हमारी ओब्लिगेशन है, हमारी लायबिलिटी है कि जी मैंने उसको सर्विसेज देनी है पूरे साल। अगर मैं पूरे साल उसको 80,000 की सर्विसेज देता हूँ तो एक महीने की कितनी सर्विसेज दूंगा। हर महीने जैसे जैसे महीना मेरा एक महीना गुजरा, मैं अपनी सर्विसेज को डेबिट, सर्विसेज लायबिलिटी को डेबिट दूंगा, रेवेन्यू को क्रेडिट दूंगा। मैं लिखूंगा एक महीने की सर्विसेज मैं दे चुका हूँ, मैंने उनसे वादा किया था पूरे साल की देने का, मैं एक महीना हो गया, एक महीने की सर्विसेज में दे चुका हूँ, तो एक महीने की सर्विसेज का मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस तरह हर महीने में इसकी रेवेन्यू रिकॉर्ड करता रहूंगा सर्विस का। जब 12 महीने पूरे होंगे मैं अपने पास लिखूंगा कि मैंने इस साल जो है 80,000 से मेरा रेवेन्यू बढ़ा ड्यू टू सर्विसेज के जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसकी वजह से। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के बाद जो है इस 5 स्टेप में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये 5 स्टेप जो है बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है और पेपर में आते भी हैं। अब हम एक और दफा से रिवाइज कर लेते हैं। हम कहते हैं जी 5 स्टेप कौन से आया 15 में, मेरे से सारे हम रिवाइज करेंगे घर पे बैठ कर जोर जोर से बोलना है। 5 स्टेप रेवेन्यू के कौन से? पहला स्टेप कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करना, दूसरा स्टेप सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन निकालना, तीसरा स्टेप ट्रांजैक्शन प्राइस को आइडेंटिफाई करना, चौथा स्टेप उस ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना, पांचवा स्टेप रिकॉग्नाइज करना रेवेन्यू को। रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है? 2 मेथड होते हैं रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के। कौन से? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। एक पॉइंट इन टाइम, एक पॉइंट ओवर द टाइम।